एक महत्वपूर्ण बिंदु पर मैं बातचीत करता हूँ। जो भारत का संविधान है, उसके भाग 3 के अंदर मूल अधिकार दिए हुए हैं। उन मूल अधिकारों में जो अधिकार दिए गए हैं, उन्हें व्यक्ति के महत्वपूर्ण अधिकार माने जाते हैं और वह अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक है। तो आज जो है अभी स्लाइड में जो मैं खोल रहा हूँ, जब तक मैं आपको ये जूम ऐप खोलने में कुछ लैपटॉप में असुविधा हो रही है, जब तक मैं बताता हूँ आपको मूल अधिकार। मूल अधिकारों पे चर्चा करते हुए एक महत्वपूर्ण पॉइंट पे आएंगे जो कि बहुत जरूरी है। भाग 3 के अंदर जो मूल अधिकार दिए गए हैं, उन मूल अधिकारों में समता का अधिकार है, राइट टू इक्वालिटी, और स्वतंत्रता का अधिकार है। शोषण के विरुद्ध जो है अधिकार प्राप्त है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है और संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार प्राप्त है। संवैधानिक उपचारों का भी जो है अधिकार प्राप्त है। तो जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्राप्त होना, ये क्या है? समता सभी लोग जानते हैं, स्वतंत्रता के विषय में भी आप लोग जानते हैं, शोषण क्या होता है ये भी सभी जानते हैं, धार्मिक अधिकार, संस्कृति एवं संवैधानिक अधिकार इसके विषय में जानते हैं। तो एक्चुअली में हम बात करेंगे आज कुछ मौखिक और कुछ स्लाइड्स के माध्यम से। तो ये जो भाग 3 में भारत के संविधान के अंदर अधिकार दिए गए हैं, इन अधिकारों का महत्व क्या है? तो संविधान के अंदर जो भाग 3 में अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों के महत्व को आज मैं जो है समझाने का प्रयास करूंगा। अधिकार क्या है ये तो मैं बता ही चुका हूँ। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि फ्रांस के अंदर जो क्रांति हुई 1789 में, वह खूनी क्रांति थी और उसमें हासिल क्या हुआ, वो क्यों लड़ी गई, वहां के नागरिकों ने फ्रांस में जो है क्यों लड़ा? क्या रोटी कपड़ा मकान के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, पेंशन के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, या जो है किसी भौतिक वस्तु के लिए लड़ाई लड़ रहे थे? तो जब हम नजर डालते हैं तो फ्रांस के अंदर जो क्रांति हुई थी, वह 3 बातों के लिए जो है वहां के नागरिकों ने लड़ाई लड़ी थी और वह 3 अधिकार थे। पहला अधिकार था, उन्हें समता चाहिए, समता चाहिए, राइट टू इक्वालिटी चाहिए। दूसरा, उन्हें स्वतंत्रता चाहिए, लिबर्टी चाहिए। और तीसरा, बंधुता, भाईचारा चाहिए। ये 3 अधिकारों के लिए उन्होंने लड़ाइयां चालू करी 1789 में, और फिर उन्हें समता, स्वतंत्रता और बंधुता के लिए जो लड़ाई लड़ी थी वो अधिकार प्राप्त हुए। जब इन अधिकारों के लिए यूरोप के अंदर लड़ाई हो रही थी, खूनी संघर्ष हो रहा था, अमेरिका में खूनी संघर्ष हो रहा था, इन अधिकारों को वहां के नागरिकों को प्राप्त करना था और ये अधिकार उन्हें नहीं प्राप्त हो रहे थे, इसलिए वो हिंसा को उतारू थे कि ये अधिकार तो हमें चाहिए चाहिए।
वहीं भारत के अंदर इन अधिकारों के प्रति भारत के नागरिकों में अज्ञानता थी। क्षमता के अधिकार के प्रति जागरूकता का अभाव था, स्वतंत्रता के प्रति जागरूकता का अभाव था, बंधुता भी का भी अभाव था। आज भी देश के जो है अधिकतर जो है गांव देहात में शिक्षा का अभाव है और जागरूकता का अभाव होने के कारण जो है वो अपने अधिकारों की बात नहीं कर पाते हैं, अपने अधिकारों को नहीं समझते हैं। और स्वतंत्रता के पश्चात ही जब भारत का संविधान बना 26 नवंबर 1949 को भारत की जनता के द्वारा अंगीकृत और आत्मार्पित किया गया, तो ये बात देखिए संविधान के बनने के समय और बनने के बाद और बनने से पहले ये जो आपको मूल अधिकार प्राप्त हुए, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार एक्स्ट्रा मिला, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी मिल गया, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार मिला और सब अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने वाला जो अधिकार है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये अधिकार जो है भारत के संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर ने कलम के द्वारा दे दिए। यहाँ पर तलवार चलाने की जरूरत देश के नागरिकों को नहीं पड़ी, बल्कि समस्त देश के नागरिकों की तरफ से बाबा साहब ने तलवार की बजाय कलम चला करके समता का अधिकार दे दिया, स्वतंत्रता का अधिकार दे दिया, शोषण के विरुद्ध अधिकार दे दिया, धार्मिक स्वतंत्रता, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार दे दिया विदाउट एनी एजिटेशन। कोई भी देश के नागरिकों को पक्षपात नहीं करना पड़ा। जो कुछ किया बाबा साहब ने किया, अपने दिन की, अपनी रात की, अपनी नींद, अपना चैन, अपना सुख का बलिदान दिया, अपने परिवार का बलिदान दिया, अपने बच्चों का बलिदान दिया, इसलिए क्योंकि उनकी आने वाली जो पीढ़ी है, उसके जो बच्चे हैं, उन सब बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। आज मैं जो है यहाँ पर बैठ के पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो मैं इस विषय में बोल सकूँ, मेरे विषय में बाबा साहब ने सोचा था। जब उनके बेटे की मृत्यु हुई थी तब उनसे कहा गया था, तो उन्होंने कहा था कि मैं उन माँओं के विषय में सोच रहा हूँ जिनके बच्चे अभी जन्म नहीं लिए हैं। मैं देश के उन बच्चों के, नागरिकों के बच्चों की भविष्य की लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो उन्होंने अपने बच्चों को की कुर्बानी दे करके और देश के बच्चों की जो है भविष्य के लिए लड़ा, हमारे आपके भविष्य के लिए लड़ा। तो आज जो है हम और आप बैठ करके पढ़े लिखे होकर के यहाँ पर इस मंच पर बोल पा रहे हैं। अगर वह हमारे विषय में ना सोचते और अपने बच्चों के विषय में सोचते तो आज उनके बच्चे जीवित होते और जो है कैपिटलिस्ट होते और उनके पास सारी सुख सुविधाएं होती, परंतु जो है हम लोग अभाव में होते, मजदूर होते, कुछ और होते, गुलाम होते। लेकिन उन्होंने त्याग और बलिदान किया और ये सारे के सारे मूल अधिकार जो है लोगों को कलम के द्वारा दिलाए, बिना किसी को निगरानी के। तो इन अधिकारों का महत्व समझा रहा हूँ आज। ये अधिकार हैं जिनको मैं समझा रहा हूँ। अब जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा है वो भारत के अंदर संविधान पर चर्चा क्यों कर रही है? क्यों कर रही है? क्योंकि जो है लोगों को उनके अधिकारों का पता चले और उनके अधिकारों का महत्व क्या है इसको भी वो समझ सके।
तो इसको समझने के लिए जो है हम आपको बताते हैं कि जो ये आपको मैंने पॉइंट बताया था लास्ट वाला कि जो संवैधानिक अधिकार प्राप्त है हमें मूल अधिकार के रूप में भाग 3 में, अगर उनका उल्लंघन होता है तो हमें क्या करना चाहिए, क्या रेमेडी प्राप्त है। तो अनुच्छेद 32 के अंदर जो है हमें इन अधिकारों के उल्लंघन होने पर रेमेडी ये प्राप्त है कि हम अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर रिट फाइल कर सकते हैं। रिट फाइल करेंगे जो भी हमारे स्टेट के विरुद्ध जो हमारे समता का अधिकार का अगर जो हमारे साथ डिसइक्वलिटी हुई है, इनइक्वालिटी हुई है और हमारी लिबर्टी को खतरा हुआ है, हमारी समता, हमारी स्वतंत्रता या कोई हमारे अधिकार का फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है, तो हम रिट फाइल करेंगे और उस अधिकार के वायलेशन होने पर जो है उपचार मांगेंगे न्यायालय के बीच में, क्योंकि हमारे अधिकारों का वायलेशन कौन कर रहा है, स्टेट कर रहा है। ये जो फंडामेंटल राइट्स प्राप्त हैं वह स्टेट के विरुद्ध प्राप्त हैं, राज्य के विरुद्ध प्राप्त हैं, और उसमें हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल कर सकते हैं, रिट, जिसे हाइबस कॉर्पस कहते हैं, परमादेश रिट जिसे मैंडमस कहते हैं, जिसमें आदेश दिया जाता है, प्रतिषेध रिट, उत्प्रेषण लेख और अधिकार पेक्षा। ये जो है 5 प्रकार के रिटें न्यायालय के समक्ष आती हैं और उस पर न्यायालय जो है आदेश जारी करता है। अब ये जो रिटें हैं, इन रिटों के माध्यम से यदि अधिकारों का वायलेशन होता है तो व्यक्ति प्राप्त कर सकता है अपने अधिकारों को, और कोर्ट को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह कानून के अनुसार कानून का राज के को मेंटेन रखने के उद्देश्य से न्याय करेगा, और जो कानून है, जो भारत का संविधान है, उसके अनुरूप जो है निर्णय करेगा। तो कानून यानी रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ ही जो है दुनिया की सबसे सर्वोत्तम शासन करने की विधि मानी जाती है। इस विधि के अंदर जो है खास बात क्या होती है, आखिर दुनिया के अंदर जो शासन तंत्र है उसमें कानून का राज ही क्यों सबसे ज्यादा माना जाता है, कानून का राज सबसे सर्वोत्तम क्यों है। आखिर जो है बाबा साहब को, जिसे हम संविधान कहते हैं, वह उन्होंने लिखा, और हम यूँ कहें कि उन्होंने कानून लिखा और वह कानून ही संविधान है, और वह संविधान का राज जिसे हम रूल ऑफ लॉ कहते हैं, उसे संविधान का राज, संविधान के अनुसार राजपाट क्यों जरूरी है। पूरी दुनिया में हर देश में संविधान होता है अधिकतर, और उन देशों में उस लिखित संविधान के प्रारूप के अनुसार जो है देश चलाया जाता है। ऐसा पूरी दुनिया के अंदर क्यों है? तो जैसा कि जानते हैं कि मोनोपोली एकाधिकार के अंतर्गत जो है एक व्यक्ति का शासन होता है, उसी की हर जगह फोटो चलती है, हर एक जगह उसी की फोटो छापी जाती है, हर जगह उसी का नाम छपता है, और वह व्यक्ति को एक राजा के रूप में जो है मान्यता प्राप्त होती है और वह राजा होता है। तो
वह एकाधिकार कर लेता है, अकेले जो है उसी का अधिकार होता है समस्त चीजों पे, और उसके द्वारा ही लिया गया निर्णय समस्त जनता को मानना होता है। परंतु भारत के संविधान के अंदर जब हम देखते हैं प्रस्तावना में, तो प्रस्तावना में साफ साफ लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग भारत को एक हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणतंत्रात्मक राज्य बनाने के लिए, तो भारत के संविधान के निर्माता का उद्देश्य क्या था, कैसा राज्य बनाना चाहते थे। जैसे कहते हैं ये जो है राज्य की परिभाषा आर्टिकल 12 में है, मैं समझा चुका हूँ। अभी तो आप ये समझ लीजिए कि राज्य से आशय एक देश, और जो है पॉलिटिकल साइंस के हिसाब से समझिए एक देश और उस देश के नागरिक, तो वह कैसा देश होना चाहिए। तो ये जो भारत की जो जनता है उसकी तरफ से बाबा साहब कहते हैं, संविधान लिखा हुआ है प्रियम्बल में, कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। तो रूल ऑफ लॉ, फंडामेंटल राइट्स से हम जोड़ करके बात कर रहे हैं। फंडामेंटल राइट्स और रूल ऑफ लॉ के अंदर प्रियम्बल के अंदर से हम जो है दो शब्द सेलेक्ट करना चाहते हैं। एक है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अब वो क्या रहता है कि ये इससे ये रहता है कि चलो भाई एक प्रचार प्रसार होता है, लोगों में ये पता रहता है कि हाँ इतने लोग। सर कंटिन्यू रखें, मैंने म्यूट कर दिया सर। लोकतंत्र क्या है, ये हमारे देश के नागरिकों को बहुत कम मालूम है। अब्राहम लिंकन कहते हैं लोकतंत्र की सुंदर अब्राहम लिंकन ने दी है कि लोकतंत्र से आशय गवर्नमेंट बाय द पीपुल फॉर द पीपुल एंड डेमोक्रेसी भाषा है, मतलब जनता के द्वारा जनता के लिए जनता से हुई अगर है वहाँ लोकतंत्रात्मक सरकार हुई, लोकतंत्र है वहाँ पे। गणतंत्र क्या होता है भाई, लोकतंत्र के विषय में तो सभी जानते हैं भाई, लोगों का तंत्र, ये लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार जो लोगों के लिए काम करे वो लोकतंत्रात्मक हुई। गणतंत्र क्या होता है, रिपब्लिक, क्योंकि लोकतंत्र और गणतंत्र, अभी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया गया। अब उसका नया नाम आ गया है, वो सभी लोग जानते हैं, परंतु हम गणतंत्र की बात कर रहे हैं। गणतंत्र और लोकतंत्र और राजतंत्र में क्या अंतर है। राजतंत्र लोकतंत्र में पहले अंतर समझते हैं। राजतंत्र में राजा और रानी के द्वारा उत्पन्न संतान ही राजा बनती है, यानी सिंहासन पर वही बैठेगा जो राजा और रानी के की संतान होगी, जन्म लेगी, यानी कि संतान वही
होगी, जो राजा रानी की होगी, उसी के पास सिंहासन पे बैठने का अधिकार होता है और बाकी देश की प्रजा के पास उस सिंहासन पर राजा बनने का अधिकार नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। राजतंत्र में, राजतंत्र का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? राजतंत्र का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि अगर राजा सम्राट अशोक जैसा हुआ तो समता, स्वतंत्रता, करुणा, दया से भाव होंगे और देश नागरिक को फायदा होगा। आपसे चेता होता है। सरकार नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है साहब आज। नेटवर्क लो जा रहे हैं उनका। जी जी जी, कभी कभार नेट प्रॉपर जीबी होता नहीं है, तब ऐसा ही करता है। हाँ हाँ, ऐसा ही। तो लास्ट टाइम जितना बचा होता है वो कुछ ऐसा ही होता है। सर आपका नेट बहुत खराब जीवन साहब दूसरी डिवाइस से जुड़ जाइए। जनता कैसे जुड़ता हूँ? ओके साहब आपका नेटवर्क वीक हो रहा है, दूसरे मोबाइल से जुड़ जाइए, बहुत वीक चल रहा है आपका, या फिर लैपटॉप से जुड़ जाइए। नेट वीक ही है संचालक जी। जी जी हम सर। अध्यक्ष जी उद्बोधन कर लेते हैं अंजू बोस साहब का, उसके बाद आज के कार्यक्रम को कंक्लूड करते हैं। जी साहब, हमारी राष्ट्रीय बहुत महासभा की महिला विंग की अध्यक्ष माननीय अंजू बोस जी से मैं अनुरोध करता हूं, आज इस 2 वेबिनार का जो संचालन हुआ है और जो मीटिंग हुई है और जितने भी हमारे उपस्थित साथीगण जुड़े हैं, मैं माननीय आज की मीटिंग की चेयरमैन साहब से मैं अनुरोध करता हूं वो आए और अपना अध्यक्षीय उद्बोधन रखें। माननीय मीटिंग चेयरमैन। करुणा के सागर तथागत भगवान गौतम बुद्ध को नमन करते हुए
पूज्य बाबा साहेब B.R. अम्बेडकर को नमन करते हुए, RBM के संस्थापक आदरणीय धम्म प्रकाश भारती साहब को कोटि कोटि नमन करते हुए एवं संचालन करता आज के वेबिनार में जुड़े हुए पूरे देश से RBM के सभी सदस्यगण एवं संविधान वाचन के जो कंटिन्यू 1-1.5 साल से चल रहा है, RC धीमन साहब को नमो बुद्धाय जय भीम करते हुए खेद के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आदरणीय RC धीमन साहब का नेटवर्क वीक होने की वजह से हम पूरा वाचन उनका नहीं सुन पाए हैं। उनका जो आज संबोधन था कि इस देश का जो सिस्टम है, जो कानून व्यवस्था है, लोकतंत्र और राजतंत्र, तो उन्होंने ऐसा बता रहे थे। और वो चूंकि कानून का विद्वान व्यक्ति हैं और हम लोग कंटिन्यू सुनते रहते हैं उनका, और हमारे ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के चैनल पे हमेशा जो दस्तावेज तैयार हो रहा है, जो वीडियो तैयार हो रहा है, वो आज हो सकता है हम संख्या में कम हो, लेकिन आने वाले समय में, और ये जो वीडियो तैयार हो रहा है, ये जो चैनल के माध्यम से घर घर तक, जन जन तक ये जो फैलेगा आने वाले समय में, तो हमें ये पूर्ण विश्वास के साथ हम आज ये कहते हैं कि ये घर घर तक, जन जन तक RBM के चैनल के माध्यम से जो हमारा रिकॉर्डिंग हो रहा है, जो प्रसारण होता है, वो कंटिन्यू चलता रहेगा। लोकतंत्र एक ऐसा सिस्टम, आज अगर हम बात करते हैं भारत के संविधान का, तो लोकतंत्र एक ऐसा सिस्टम है कि हम भारत के लोग, तो ये भारत के लोगों के द्वारा जो एक एक व्यक्ति की हिस्सेदारी, इस लोकतंत्र का मतलब ही है कि एक एक व्यक्ति की हिस्सेदारी है। एक वोट एक मैन का जो अधिकार है, एक वोट दे करके वो MLA MP चुनते हैं, सांसद तक भेजते हैं एक एक व्यक्ति। तो इस वजह से हम कहते हैं कि हम भारत के लोग हैं, जो इस सिस्टम को चलाने वाला, बनाने वाला हमारा एक प्रतिनिधित्व होता है, उसको चुन करके हम भेजते हैं, और भेज करके उनके माध्यम से ये पूरा जो सिस्टम चल रहा है, गणतंत्र, लोकतंत्र, और उसमें जो हमें अधिकार दिए गए हैं, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, उपासना, न्याय, बंधुत्व, भाईचारा, ये सब का जो अधिकार हमें दिया गया है, ये हमारा संविधान में निहित है। उस संविधान से, उस संविधान के माध्यम से ये पूरा भारत देश चल रहा है। ये अलग बात है कि पार्टियों में बट करके, पार्टियों में बिखर करके समाज बिखरा हुआ है, और सिस्टम को, जो भारत देश का जो संविधान है, इस देश का जो संविधान है, वो 100% लागू नहीं हो पा रहा है, नहीं हुआ है। वो किसी मानसिकता, कुंठित मानसिकता की वजह से। लेकिन ये जो हमारा भारत का संविधान है, ये संविधान बहुत ही बड़ा और बहुत ही सुंदर और बहुत ही बढ़िया तरीके से ये लिखित रूप में है। और ये लोकतंत्र, गणतंत्र, गण के माध्यम से, गण मतलब व्यक्ति होता है, व्यक्ति का सिस्टम होता है, और इस सिस्टम में एक एक व्यक्ति चुनाव करते हैं, चुन करके अपना प्रतिनिधित्व भेजते हैं कि उसके माध्यम से सिस्टम चलता रहे। और आज माता रमाबाई की भी जन्म जयंती के अवसर पे आप सभी को बधाई देते हुए, आज का नेटवर्क बहुत ही खराब है RC धीमन साहब का, और हमें मौका दिए हैं अध्यक्षता करने के लिए, तो आप सभी को साधुवाद करते हुए संस्थापक महोदय, संचालन महोदय और पूरे RBM के सदस्य
पूरे देश से जुड़ते हैं, संख्या बल पे हम ध्यान न दें, फिर भी जो कंटिन्यू जुड़ रहे हैं वो जुड़ रहे हैं। तो आज तो नहीं, आने वाले समय में ये घर घर तक, जन जन तक पहुंचेगा ही। इन्हीं सब चंद शब्दों के साथ आप सभी को नमो बुद्धाय जय भीम करते हुए अपनी बात को समाप्त करती हूँ। नमो बुद्धाय जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय। साहब आपने साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद माननीय अध्यक्ष महोदय और हमारे संचालक जी, उपस्थित सभी साथीगण। कल के लिए एक विशेष महत्वपूर्ण सूचना, आचार्य जी का कल सेशन रहेगा। महत्वपूर्ण मार्गदर्शन सफरनामे पर आचार्य जी के रहेंगे। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि कल अधिक से अधिक अपने साथियों को संख्या में जोड़ें, जिससे वह सफरनामे से संबंधित आचार्य जी के मार्गदर्शन को सुने। कल एकल मार्गदर्शन मात्र साफ कर रहेगा। और आज के कार्यक्रम का सादर आभार करते हुए हम सब आपसे विदा लेते हैं और सभी साथियों से अनुरोध है कि अपने माइक को अनम्यूट करें और हम सभ्य सत्ता से आज के कार्यक्रम को समापन करते हैं। सभ्य सत्ता सुखी होन्तु, सभ्ये भवन्तु सुखिनो, सभ्ये भद्राणि भद्राणि पश्यन्तु, मा किञ्चित् दुःखमागमः। सभ्ये सत्ता सुखी होन्तु, सभ्ये भवन्तु सुखिनो, सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु, मा किञ्चित् दुःखमागमः। सभ्ये सत्ता सुखी होन्तु, सभ्ये भवन्तु सुखिनो, सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु, मा किञ्चित् दुःखमागमः। साधु साधु बुद्धं नमामि, नमामि, जय धम्मं नमामि, संघं नमामि। भीम। आज के